गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट का पार्ट ए चल रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस प्रकार से भरे जाते हैं, इसके लिए कुछ रूल थे। वो सिद्धांत के अंदर रूल था, पाउली का नियम था, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल था, N+L का नियम था, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स था। ये चार जो रूल पढ़ने के बाद में आपको बोला गया था कि 1 से लेकर 50 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाने। ये अपने 11th क्लास की बात थी और ये सभी को आती है बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सभी को आता है। उसके बाद भी यदि किसी बच्चे की दिक्कत हो लिखने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आ रहा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, ये भी सभी को पता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस में कौन से आते हैं, पी में कौन से आते हैं, डी में कौन से आते हैं, एफ में कौन से आते हैं, ये कॉमन बातें थी। ठीक है, ये आपको आती हैं। उसके बाद में आप लिख लेना एसपीडीएफ, सभी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो कल की क्लास के बाद है, वो लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, हेडिंग रहेगी अपनी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिए अब क्या होता है, परमाणु में नाभिक है, इस नाभिक का इन इलेक्ट्रॉनों पे, नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, और नाभिक के चारों ओर के जो कक्षक होते हैं ऑर्बिटल, उनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। अब इस न्यूक्लियस या नाभिक का ये जो बाह्यतम कोश के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, इन पे 2 प्रकार का फोर्स लगता है। एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। 2 प्रकार के बल हो गए, अभिकेंद्रीय बल और सेकंड रहेगा आपका अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जबकि अपकेंद्रीय बल के द्वारा नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर क्या करते हैं, दूर प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक तो होता है अट्रैक्शन फोर्स जो कि अभिकेंद्रीय होगा, दूसरा होता है रिपल्सन फोर्स जो कि कैसा रहेगा, अपकेंद्रीय रहेगा। अभी जो दोनों प्रकार के फोर्स लगते हैं इनके बैलेंसिंग के कारण दोनों संतुलित हो जाते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन ना तो नाभिक के पास आता है ना ही नाभिक से दूर जाता है, ये लगातार इस कक्षक में वर्ताकार गति करता रहता है। आगे राउंड शेप में मूविंग करेगा ये। उसके बाद में ये आता है कि जो जैसे जैसे परमाणु में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, वैसे वैसे नाभिक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के बाह्यतम कोश है, उसके बाद ये बाह्यतम कोश है, यानी यहाँ भी इस कोश में भी इलेक्ट्रॉन है इंटर सेल में, और आउटर सेल में भी क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब नाभिक का इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर भी क्या लगता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। उसी को हम नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश कहेंगे। नाभिक की बाह्यतम कोश, किसी भी परमाणु के नाभिक की बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ही न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश कहलाती है। ठीक है, लिख लो ये इसके अंदर, बाद में लिख लेना चाहिए। तो इसमें बाद में क्या आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनर सेल का और ये भी इलेक्ट्रॉन नाभिक का, इसके ऊपर भी लगता है अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियर चार्ज और इसके ऊपर भी लगता है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन दोनों पे सेम चार्ज है, और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा था, न्यूट्रॉन तो होता है न्यूट्रल, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज होने के कारण ही नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है उदासीन, और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वही चार्ज इस पूरे न्यूक्लियस पे रहेगा, तो इस कारण से अपोजिट चार्ज के कारण से ही नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखें, अब इसका इस इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स और बाहर वाले भी लग रहा है, और इन दोनों इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है और आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों पे सेम चार्ज होने के कारण समान आवेश सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होगा।
प्रतिकर्षण के कारण ये वाला इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलेगा, ठीक है, रिपल्सन के कारण इसको दूर करेगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनर आउटर सेल का, उसके ऊपर ये जो न्यूक्लियस है नाभिक, उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के बीच में आ गया, तो ये जो इनर सेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक को आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने से बीच में रोक रहा है ये। तो ये कि यदि ये इनर सेल नहीं होता तब इस इलेक्ट्रॉन पे जो नाभिकीय आवेश था उसको हम बोलेंगे जेड से लिखेंगे, वो था नाभिकीय आवेश, ठीक है। और उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया बीच में, तब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कुछ कम हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन है इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, नाभिक का आकर्षण बल इस पे लगने नहीं दे रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलेंगे, वो रहेगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इस बीच वाले इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जितना नाभिकीय आवेश नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पे लगना था वो नहीं लग पाता है। तो वास्तव में कितना लगेगा बाद में इस इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण, तो वो उसको बोलेंगे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहेंगे। तो आपको इसमें लिखना क्या है कि परमाणु में नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रकार का आकर्षण बल लगता है, जिनको बोलेंगे हम अपकेंद्रीय बल और दूसरा बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल एक आकर्षण बल होता है, उसके बाद अपकेंद्रीय में क्या लिखेंगे कि अपकेंद्रीय बल एक आकर्षण बल होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। और अभिकेंद्रीय था ये, फर्स्ट रहेगा अभिकेंद्रीय और सेकंड रहेगा अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं, जबकि अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का रिपल्शन फोर्स होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। उसके बाद जो लाइन लिखी जाएगी उसमें बोलेंगे हम कि किसी भी परमाणु के लिए उसके नाभिक के द्वारा लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स की वैल्यू लगभग क्या होती है, बराबर हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक ना तो नाभिक के पास आएगा ना ही नाभिक से दूर जाएगा, अर्थात वह इस वर्ताकार कक्षक में लगातार गति करता रहता है। अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल ये रहेगा अभिकेंद्रीय बल, ये रहेगा रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल, ये रहेगा अपकेंद्रीय बल। दोनों की वैल्यू सेम होने पे इलेक्ट्रॉन ना नाभिक के पास आएगा ना नाभिक से दूर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वर्ताकार कक्षक में लगातार चक्कर लगाता रहता है। इतना लिखने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या लिखना है कि परमाणु में जैसे जैसे उसके बाद लिखना आपको हेडिंग नाभिकीय आवेश, ठीक है, एक लाइन में ही लिखना नाभिकीय आवेश। तो उसके अंदर क्या लिखेंगे आप कि किसी परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उसका नाभिकीय आवेश कहलाता है। किसी परमाणु द्वारा उस अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उसका नाभिकीय आवेश कहलाता है। ये लिखने के बाद आपको नेक्स्ट क्या लिखना है वो देखें कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे परमाणु में ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो लिखेंगे कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे परमाणु में ऑर्बिटल्स व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। उसके बाद में आता है कि नीचे लिखेंगे कि दो कक्षकों के इलेक्ट्रॉन हैं, दो अलग अलग कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके ऊपर समान आवेश होने के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। दो कक्षकों के इलेक्ट्रॉन, दो कक्षक यानी ये था इनर सेल, ये उसके बाहर वाला सेल है, तो दो कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों पर सेम चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब आप इसके अंदर एक हेडिंग लिखें, इसी के अंदर नीचे वो लिखी जाएगी परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। हेडिंग लिखे आप इसके अंदर, एक तो होता है प्रभावी ये जो नाभिकीय आवेश होता है, एक होता है इसमें परिरक्षण प्रभाव। लिखे परिरक्षण प्रभाव।
ये देखो क्या होता है, ये आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन, ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है। दोनों में सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो क्या लिखा जाएगा, ये था 11th-12th में भी था, ये पढ़ के आए हो आप। इसमें रहेगा किसी परमाणु के आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण बल के कारण परिरक्षित करना या प्रतिकर्षित करना ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और इस प्रभाव के कारण ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेल देते हैं। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखें आप, इतना लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है देखें। उसके बाद आप लिखेंगे कि परमाणु क्रमांक बढ़ने से बढ़े हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण से, परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है, नाभिक का नाभिकीय आवेश उतना नहीं लग पाता है जितना आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति में लगना चाहिए था। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का उतना आकर्षण बल नहीं लग पाता है जितना वास्तव में लगना चाहिए था। तो जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का जो आकर्षण बल है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वो कमी होने के बाद जो जितना लगता है इसके ऊपर नाभिकीय आवेश उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि एक बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु के नाभिक के द्वारा जितना आवेश अनुभव करता है या जितना आवेश उस पे लगता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। ठीक है, एक बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिक के द्वारा जितना उसके ऊपर नाभिकीय आवेश लगता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं और इसे जेड इफेक्टिव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और नाभिकीय आवेश को वैसे हम जेड से लिखते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश को क्या लिख देते हैं, ईडब्ल्यूएफ का, शुरुआत का ईडब्ल्यूएफ उठाया, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये जेड क्या है, जब ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो इसके ऊपर कितना लगना चाहिए, ये जब ये प्रतिकर्षण या परिरक्षण प्रभाव नहीं लगा रहे हो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, तब इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का कितना आकर्षण बल होना चाहिए, वो जेड होगा रियल में, और इन इलेक्ट्रॉनों के आ जाने से कितना लगेगा, वो रहेगा जेड इफेक्टिव। ये था नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज, और ये रहेगा आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये होगी, इसमें 3 डेफिनेशन आ गई, न्यूक्लियर चार्ज की आ गई, नाभिकीय आवेश की आ गई, परिरक्षण प्रभाव की आ गई, और थर्ड इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश की आ गई। उसके बाद देखें, इसमें हेडिंग लिखें, इसके बाद में लिखें स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आवरण नियतांक, आवरण स्थिरांक या आवरण नियतांक, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सबसे पहले आता है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम सिग्मा या कैपिटल एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को सिग्मा या कैपिटल एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब होता क्या है ये कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सिग्मा परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आवेश, किसी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला नाभिकीय आवेश तथा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि ये कब है, जब बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं,
तो जो नाभिकीय आवेश एक्चुअल में जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा कम हो जाएगा। ये रहेगा इसका फॉर्मूला कि परमाणु में नाभिकीय आवेश तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश के अंतर को आवरण नियतांक कहा जाता है। किसी भी परमाणु के लिए उसके नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय आवेश का अंतर स्क्रीनिंग कांस्टेंट या आवरण नियतांक कहलाता है। इसे ज्ञात करने का ये रहेगा फॉर्मूला। अब इसके अंदर क्या क्या देखो, ये तो रहेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या सिग्मा या एस है वो क्या हो जाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। और जेड क्या रहेगा यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश है, लेकिन इसको हम ज्ञात किससे करते हैं एटॉमिक नंबर से। किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है, एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, वही उसके लिए नाभिकीय आवेश की वैल्यू होती है। और जेड इफेक्टिव है वो हमें ज्ञात करना होता है। आ गया समझ में? जेड इफेक्टिव हमें क्या करना है इसके अंदर है ज्ञात करना है। इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश इसे हम कह देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमें ज्ञात क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्ञात करना। तो इसी फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, नीचे लिख देना इसके कि इस फॉर्मूले की सहायता से हम प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात कर सकते हैं। ये ज्ञात करना तो इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस में लिखा जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा। फॉर्मूला बन जाएगा जेड माइनस में सिग्मा या एस। आप इसको सिग्मा से लिख लो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी परमाणु का किसी भी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो ज्ञात कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला रहेगा जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये जेड रहेगा एटॉमिक नंबर परमाणु का और सिग्मा क्या रहता है यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट यहाँ से ज्ञात करें, क्योंकि ये तो क्या है परमाणु का परमाणु क्रमांक है, ये तो अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा ज्ञात करना है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सिग्मा ज्ञात करने के लिए साइंटिस्ट आया था स्लेटर नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने आवरण नियतांक या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को ज्ञात करने के लिए अपना एक नियम दिया था, जिसे हम स्लेटर्स रूल या स्लेटर का नियम कहते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इसके अंदर वो रहेगी स्लेटर रूल। लिखें एक बार इतना, केवल आपको जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा यहीं तक लिखना है। उसके बाद देखें आप स्लेटर रूल, ठीक है। स्लेटर का रूल है, फॉर्मूले वगैरह आज पढ़ लेते हैं, इसके जो न्यूमेरिकल है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये रहेगा इसमें स्लेटर रूल, स्लेटर का नियम। तो इसमें क्या लिखा जाएगा सबसे पहले कि स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु में आवरण नियतांक या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को ज्ञात करने के लिए अपना एक नियम दिया, जिसे स्लेटर का रूल कहा जाता है। स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, आवरण नियतांक है, उसे ज्ञात करने के लिए अपना एक नियम दिया, जिसे स्लेटर का नियम कहा जाता है। अब स्लेटर ने अपने नियम में एक बात बताई थी कि कोई भी परमाणु है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर उसके जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है उसी का आवरण प्रभाव लगेगा। उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का आवरण प्रभाव नहीं लगता है। आवरण प्रभाव एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल है। तो इसने क्या बताया स्लेटर ने अपने नियम में इम्पोर्टेंट बात है कि जब इस फॉर्मूले की सहायता से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तब वहां पे इसका यूज होगा। किसी भी परमाणु में किसी भी कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर उस कक्षक के खुद के कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव लगेगा, उससे आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है उनका भी आवरण प्रभाव लगेगा। लेकिन उस किसी इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात कर रहे हैं उसके ऊपर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का कोई भी प्रतिकर्षण या आवरण प्रभाव कार्य नहीं करता है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा आपके कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर उसके आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव लगता है, लेकिन उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का
आवरण प्रभाव है वो उसके ऊपर नहीं लगता है। ठीक है, ये थी इसके स्लेटर के नियम की पहली लाइन थी। उसके बाद देखें सेकंड क्या लिखा जाएगा। सेकंड लाइन में आएगा कि यदि वो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट याद कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यदि NS या NP कक्षक में उपस्थित होता है तो इसमें सेकंड लाइन लिखी जाएगी, यदि वह इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट या आवरण नियतांक ज्ञात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यदि NS NP यानी किसी भी S कक्षक में किसी भी P कक्षक में उपस्थित होता है तो उसके नीचे एक नंबर लगा के लिखें। तो N ऑर्बिटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए 0.35 ऐड किया जाता है। एक बार आप लिख लें, यहाँ समझ में नहीं आएगा, जब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट याद कर रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन यदि NS या NP किसी भी S किसी भी P कक्षक में होता है तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। तो लिखने के बाद में एक नंबर पे लिखना कि N ऑर्बिटल के N कक्षक के, अब ऑर्बिटल सिर्फ N लिखा है S P D, अब कुछ भी नहीं लिखाना, तो यहाँ पे आपको लिखना है तो N कक्षक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ऐड किया जाता है। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे N-1 ऑर्बिटल के N-1 ऑर्बिटल, एक बार आप केवल लिख लें, समझ में एग्जाम्पल आने के बाद आएगा। N-1 ऑर्बिटल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 ऐड किया जाता है। लिख लिया, N-1 ऑर्बिटल के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 ऐड किया जाता है। थर्ड लिखेंगे N-2, N-3 तथा उसके बाद N-4, N-5 जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सभी के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 या सीधे बोल सकते हैं 1 ऐड किया जाता है। तीसरी लाइन लिखी जाएगी इसके अंदर कि N-2, N-3 उसके बाद वाले जितने भी ऑर्बिटल्स आएंगे N-4, N-5 उन सभी के लिए 1.0 ऐड किया जाता है। जब इन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि NS और NP कक्षक में है जिसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात कर रहे हैं उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो इन तीनों वैल्यूज को जोड़ने पे आ जाएगा। तीनों वैल्यूज के साथ में इन कक्षकों में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना है। आगे ये सिर्फ एक बार लिख लें आप, यहाँ तक एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कि NS व NP कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जिसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात करना है तो N ऑर्बिटल में प्रेजेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ऐड करेंगे। N-1 ऑर्बिटल में प्रेजेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 ऐड करेंगे और N-2, N-3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 या 1 ऐड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें आप इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट याद करना है वो मान लीजिए S या P में नहीं है, वो तो D और F में है, तब रूल अलग रहेंगे, थोड़ा सा चेंज है बाकी सेम है। थर्ड इसमें यह आएगा कि यदि इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट याद करना है वो यदि NS या NF कक्षक में उपस्थित हो तो लिखने के बाद में डैश लिखेंगे तो 1 लगा के लिखेंगे कि N ऑर्बिटल में प्रेजेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ऐड किया जाता है। ये सेम है पीछे वाले के जैसे ही, N ऑर्बिटल में प्रेजेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ऐड किया जाता है। और सेकंड हम लिखेंगे कि N-1, N-2, N-3 इसके बाद जितने भी कक्षक आएंगे उन सभी कक्षकों के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं
उन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए 1.0 ऐड किया जाता है। पीछे वाले NS NP और NDNF में अंतर क्या था कि NS और NP वाले में एक स्टेप ये आया था कि N-1 वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम 0.85 ऐड करते हैं। इसमें वो नहीं आया, इसमें सीधे क्या कर दिया हमने कि N के बाद N-1, N-2, N-3 जितने भी N-4, N-5 जितने भी आएंगे उन सभी को एक साथ में रख दिया और इन सभी में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 ऐड किया जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों की जो वैल्यू आएंगी यहाँ पे उनको जोड़ लेंगे तो हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट प्राप्त हो जाता है। तो तीसरी लाइन लिखी जाएगी, यदि इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात करना है वो यदि ND या NF कक्षक में उपस्थित हो तो एक नंबर लगा के N ऑर्बिटल में प्रेजेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 ऐड किया जाएगा और N-1, N-2 और N-3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0 ऐड किया जाता है। ये था इसके अंदर स्लेटर नियम के 3 स्टेटमेंट। उसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बताया था स्लेटर ने, वो देखें। फोर्थ में स्लेटर ने ये बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात करें वो केवल ही 1s में हो, ns नहीं है, केवल 1s में हो, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो उस कक्षक का 1s का, इसका मतलब केवल 1s का ही क्या रहेगा, परिरक्षण प्रभाव रहेगा। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए हम 0.30 ऐड करते हैं। यदि जिस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात करना है वो यदि किसी परमाणु के 1s कक्षक में है तो उस 1s कक्षक के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.30 ऐड किया जाता है। ये रहेगा इसका फोर्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ रहेगा कि हाइड्रोजन परमाणु का जो 1s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन है उसका परिरक्षण प्रभाव कितना रहेगा, 0.5 रहता है। ठीक है। फिफ्थ रहेगा इसमें कि हाइड्रोजन परमाणु के 1s इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक 0.05 रहता है। ठीक है। ये रहेंगे आपके स्लेटर रूल की सहायता से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को ज्ञात करना। उसके बाद इसके एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।